जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 27। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? इस चैप्टर को कंक्लूड करने जा रहे हैं आज हम, जो हमारा चैप्टर 4 है। कल के लेक्चर में हमने वाइड एग्रीमेंट्स में एक तो लिस्ट ऑफ वाइड एग्रीमेंट्स पढ़ी, फिर इसके बाद उस लिस्ट में से एक एग्जाम्पल हमने डिटेल में पढ़ी। उस लिस्ट में टोटल 3 एग्जाम्पल, वैसे तो 8-9 एग्जाम्पल्स दिए उसने वाइड एग्रीमेंट्स की, लेकिन जो एग्जाम्पल्स हमने डिटेल में स्टडी करनी है वो 3 है। एक एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, एक एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, और फिर वेजरिंग एग्रीमेंट। हमने लिस्ट को पढ़ लिया था, फिर उसके बाद उस लिस्ट में से एक कैटेगरी एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, इसको हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था। आज हम एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स और वेजरिंग एग्रीमेंट को स्टडी करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर की तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में से पूछना चाहते हो पूछ लें। कुछ क्या पार्टनर अपनी गुडविल सेल कर सकता है? पार्टनरशिप के केस में अच्छा वो लिखा हुआ था कि एग्जिस्टिंग पार्टनर को हम मना कर सकते हैं कि वो सिमिलर बिजनेस ना करे, या इस चीज से भी मना किया जा सकता है कि वो डिसिमिलर बिजनेस भी ना करे। दोनों से मना किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है एग्रीमेंट में आप क्या तय करते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल थी, वो क्या थी? एन आउटगोइंग पार्टनर में एग्री दैट ही विल नॉट कैरी सिमिलर। आउटगोइंग पार्टनर की भी एग्जांपल थी कि वो सिमिलर बिजनेस रीजनेबल पीरियड के लिए और रीजनेबल लोकल लिमिट्स में सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा। ये दोनों एग्जांपल क्लियर हो गई थी आपको? चलिए, इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? पार्टनर अपने गुडविल नहीं, गुडविल जो पार्टनरशिप के केस में जो गुडविल होती है ना, वो फर्म की होती है। अगर फर्म पूरी फर्म खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, और वो जिस तरह एक सोल प्रोप्राइटर अपना बिजनेस किसी दूसरे को बेच देता है, उसी तरह अगर पार्टनरशिप फर्म भी अपना सारे का सारा बिजनेस किसी और को बेच देती है, तो उस सूरत में पार्टनर्स को मना किया जा सकता है कि वो सिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे। यानी वही प्रोविजन, वही रिक्वायरमेंट, वही रिस्ट्रिक्शन जो सोल प्रोप्राइटर वाली थी सेल ऑफ बिजनेस या सेल ऑफ गुडविल के केस में, वही पार्टनरशिप पे भी अप्लाई हो सकती है। सर वो तो फर्म खुद करेगी ना सेल, सर वो पार्टनर करेगा। हाँ, नहीं, एक पार्टनर नहीं कर सकता, वो सारी फर्म अगर करेगी बिजनेस, सारे पार्टनर उसको एग्री करेंगे कि हमने अब इस बिजनेस को बेच देना है या इसकी गुडविल को बेच देना है, तब ये रिक्वायरमेंट अप्लाई होगी। जब याद रखिएगा एक पार्टनर पार्टनरशिप को छोड़ के निकलता है ना, तो ये सेल ऑफ बिजनेस का केस नहीं है, ये आउटगोइंग पार्टनर का केस है। सेल ऑफ बिजनेस का केस तब होगा जब सारी की सारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और वो किसी दूसरे को बेच दी जाएगी गुडविल। ठीक है जी, और की क्वेश्चन? अगर हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं किसी सोल प्रोवाइडर से, हम क्या उसको मना कर सकते हैं कि वो सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेगा एक सर्टेन पीरियड तक? उसको मना कर सकते हैं। क्वेश्चन इनका यह है कि अगर हमने ये बिजनेस आगे किसी और को बेच दिया, तो क्या अब वो जो थर्ड पार्टी है जिसको हमने बिजनेस आगे बेच दिया, हमने ए से खरीदा और सी को बेच दिया, क्या सी अब ए को मना कर सकता है? ये डिपेंड करता है हमने एग्रीमेंट में क्या तय किया है, किन टर्म्स एंड कंडीशन पे तय किया है। ठीक है, वो एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ केसेस में कर सकता है, कुछ में नहीं कर सकता। आपने काउंटिंग में भी पढ़ा होगा, बाज़ औक़ात कुछ इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है, वो समटाइम ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर बोलो समटाइम नहीं होते। लेकिन आई कैप ऐसा कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, सिर्फ इतना पूछेगा कि आपने किसी पर्सन से बिजनेस बाय किया है, क्या उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो किन बेसिस के ऊपर, किस तरह की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है सिमिलर बिजनेस, स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, ये 3 अल्फाज आपके लिए मैजिक वर्ड्स है। सिमिलर बिजनेस, स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, जो कि रीजनेबल होनी चाहिए। रीजनेबल का मतलब है ये ना कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी बिजनेस नहीं कर सकता, रीजनेबल होनी चाहिए। अब कभी तो सिर्फ एक मार्केट की हद तक रीजनेबल होता है रिस्ट्रिक्शन, कभी एक शहर की हद तक होता है, कभी एक प्रोविंस की हद तक हो सकता है, वो डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर।
तो लॉ कहता है हम केस टू केस इसका डिसीजन अलग करेंगे कि रीजनेबल से क्या मुराद है। ठीक है, और की क्वेश्चन? अगर एक आउटगोइंग पार्टनर से मतलब एग्रीमेंट किया कि आपने 3 साल तक ये सिमिलर कारोबार नहीं करना, लेकिन 5 या 6 मंथ के बाद वही सेम कारोबार जो है ना पार्टनरशिप खत्म हो जाते हैं, तो फिर वो कर सकता है वो वाला कारोबार? नहीं, वो लॉ ने ये कहा है कि अगर आपने किसी से बाय किया उसकी गुडविल को, आप उसको रोक सकते हैं कि वो सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा। एग्रीड? ये रिस्ट्रिक्शन उतने अरसे तक चलेगी जितने अरसे तक आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस खत्म कर देते हैं तो फिर ये रिस्ट्रिक्शन खत्म, जिससे आपने गुडविल खरीदी थी वो सिमिलर बिजनेस दोबारा कर सकता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप ये बिजनेस आगे किसी को सेल कर देते हैं तो फिर डिपेंड करता है दूसरे बंदे ने किस टर्म्स एंड कंडीशन पे आपसे बिजनेस खरीदा है। क्लियर हुए बात? चलिए, अब हमने जो कल कंसेप्ट स्टडी किया था उसके पास पेपर्स की कुछ और आई कैप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ अटेम्प्ट करते हैं। 2 कंसेप्ट स्टडी किए थे हमने, एक था हमारा वॉइड एग्रीमेंट्स वाला और एक था एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड। पहले वॉइड एग्रीमेंट्स को डिस्कस करते हैं। 22 कह अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स। जब वो कहता है कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स, इस लाइन का मतलब क्या होता है? क्या बताइए, ये एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं? यानी वैलिड नहीं है का मतलब क्या है कि हो सकता है वाइड हो या हो सकता है वॉइडेबल हो। वैलिडिटी पे कमेंट करने का मतलब क्या? आपने बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड है या वॉइडेबल है। कमेंट ऑन वैलिडिटी का मतलब क्या है? वैलिड, वॉइड के वॉइड, ये बताना है। क्या सिर्फ यही बताना है कि बेसिस भी बतानी है? किस वजह से वॉइड है या किस वजह से वॉइडेबल है, बेसिस भी बतानी। शाबाश। पहला, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या मिस्टेक के क्वेश्चन रहते हैं? ओह, आपने बताया ही नहीं। 20 और 21 नहीं, अब चलिए ऐसा करते हैं, अगर आज के लेक्चर में एंड पे कर लेते हैं। पहले अब ये जो ऑन गोइंग टॉपिक है याद करवाइएगा। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कमेंट ऑफ बुशरा प्रॉमिसेस विद आजम फॉर गुड कंसीडरेशन दैट शी विल नॉट मैरी सलमान। शी विल नॉट मैरी सलमान, ये वाइड, क्योंकि ये एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ मैरिज हो गया। ठीक है, ये वाइड हो गया। फिर इसके बाद बी, सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर 100 टन ऑफ ऑयल। देयर इज नथिंग वेदर वट एवर टू शो वट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड। 100 टन ऑफ ऑयल की टाइप नहीं बताई। जब टाइप नहीं बताई तो अनसर्टन। ये वही एग्जांपल होगी कि गाड़ी बेचने का एग्रीमेंट तो किया है, व्हाइट के ब्लैक ये नहीं मेंशन, तो ये अनसर्टन हो गया। नेक्स्ट भी इसी से मिलता जुलता है, बी से कह रहा है दाऊद हु इज डीलर इन कोकोनट ऑयल एग्रीज टू सेल टू बाबर 100 टन ऑफ ऑयल। अब देखिए, इसमें भी टाइप ऑफ ऑयल मेंशन नहीं है, लेकिन ये क्योंकि इसमें वो डील ही सिर्फ एक, यानी अगर उस पर्सन के पास एक ही गाड़ी होती फिर चाहे आप ब्लैक व्हाइट मेंशन ना भी करते, कॉन्ट्रैक्ट सर्टन होता कि वही गाड़ी है। भाई, जिन चीजों के बारे में एक रूल याद रखिएगा, जिस चीज के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है वो अज्यूम करना है हमने, ठीक है, वो अज्यूम करना है हमने, ठीक है। फिर इसके बाद, और वैसे भी आपको बताया जब कंसीडरेशन का जिक्र ना हो तो लॉ क्या अज्यूम करता है? रीजनेबल प्राइस हो, कॉन्ट्रैक्ट उससे खत्म नहीं होता। डी, सालिम एग्रीज टू सेल टू बाबर ऑल द ग्रेन इन माई ग्रेनरी एट पिशावर। कहता है मेरे गोदाम में जितने भी प्रोडक्ट है, जितनी भी गंदम है, जितनी भी चीनी है, पता नहीं कितने, लेकिन जितनी भी चीनी है सारी की सारी आपको 200 रुपए किलो के हिसाब से बेच दूंगा, जितनी भी चीनी है। क्या ये एग्रीमेंट? लेकिन देखिए, इसमें भी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी लग रही है, क्या क्वांटिटी मेंशन नहीं है।
लेकिन क्वांटिटी अभी सर्टन नहीं है, लेकिन कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है। बाज का तो कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं क्लियरली सर्टन, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं क्लियरली सर्टन नहीं है लेकिन कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है। ला जो कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन होते हैं इनको भी वैलिड एग्रीमेंट कहता है। इनकी एक एग्जांपल आपको याद है, मैंने पहले बताई थी कि अगर कहा जाए आई विल पे यू ₹100,000 प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं बताई कितनी है, वो सर्टन ही है, लेकिन क्या कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है? बिल्कुल है। इसी तरह एक और एग्जांपल सुनिए। फर्ज कीजिए इसमें यह कहता कि मैं आपको अपनी सारी शुगर बेचूंगा एट ए रेट विच इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट नेक्स्ट मंथ। इस एग्रीमेंट में भी रेट सर्टन नहीं है कि सेल किस रेट पे हो रही है, लेकिन ये एग्रीमेंट कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है। कैसे कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है? जब नेक्स्ट मंथ में वो गवर्नमेंट या थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स कर देगी तो पता चल जाएगा इस रेट पे डीलिंग होगी। जिन चीजों की प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है ना, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह है, उनमें बाज़ ऐसे होता है कि आप हर महीने, जैसे कॉलेज को पता है कि हमें हर महीने डीजल की जरूरत, जनरेटर चलाना है, पेट्रोल की डीजल की जरूरत होगी, तो कॉलेज वाले हो सकता है किसी पेट्रोल पंप के मालिक के साथ एग्रीमेंट कर लें कि आपने पूरे साल हर महीने हमें इतना डीजल सप्लाई करना है, लेकिन रेट मेंशन नहीं होगा। क्यों नहीं मेंशन होगा? तो हर महीने बदलेगा। तो एग्रीमेंट तो हर महीने नहीं करना ना, एग्रीमेंट तो साल का एक दफा स्टार्ट में करना। तो एग्रीमेंट में क्या लिखा जाता है? एट ए रेट टू बी डिटरमिन्ड बाय गवर्नमेंट या थर्ड पार्टी। तो इससे ये सर्टन, मतलब 100% सर्टन नहीं है क्योंकि रेट मेंशन नहीं है, लेकिन कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है। जब गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी वही रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहां पे बताइए ऑल द ग्रेन इन माई ग्रेनरी एट पिशावर सर्टन नहीं है लेकिन कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन। जब दोनों वहां पे पहुंचेंगे जो भी बोरियां निकालेंगे पता चल जाएगा कितनी क्वांटिटी है। इस एग्जांपल को ध्यान में रखना। फिर सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर 1000 मन्स ऑफ राइस एट ए प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय काशिफ, एट ए प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय काशिफ। ये सर्टन नहीं है क्योंकि प्राइस नहीं बताई उसने, सर्टन नहीं, लेकिन कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है। कैसे कैपेबल ऑफ? जब काशिफ डिटरमिन कर लेगा क्या प्राइस है तो वो सर्टन हो जाएगा। तो ये एग्रीमेंट भी हमारा वैलिड। फिर से जरा क्विकली, पहला एग्रीमेंट वॉइड, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज, ये अनसर्टेनिटी की वजह से ये वैलिड सर्टन है। डी वैलिड कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है। ई वैलिड कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है। एफ सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर माई व्हाइट हॉर्स फॉर ₹500 और ₹1000, ये अनसर्टन, ये वर्ड है। इससे अच्छा था वो प्राइस का जिक्र ही ना करता। इससे अच्छा था, थोड़ा सा आगे हो जाए, इससे अच्छा था प्राइस का, क्योंकि अगर प्राइस का जिक्र ना करता तो वो एग्रीमेंट वैलिड हो जाता। लेकिन अब उसने कहा 1000 और 500, अब ये वैलिड नहीं है। क्लियर? अनसर्टेनिटी की वजह से। नेक्स्ट जी, आजम एग्रीज टू पे ₹1000 if Babar marries Salma, a Muslim woman who is already married to Daud, ये ऑलरेडी मैरिड टू दाऊद, ये इलीगल है। उसने मुस्लिम इसलिए खास तौर पे मेंशन किया क्योंकि उसे पता है इस्लाम में जो है ये इस चीज की इजाजत नहीं है। मेल के लिए है लेकिन फीमेल के लिए इजाजत नहीं है, तो ये इलीगल हो गया, ये वॉइड है, ये वॉइड। अच्छा जी, रीजन, इसकी रीजन होगी कोर्ट रिगार्ड्स इट इमोरल, वो भी आ सकती है। यहां पे वाइड एग्रीमेंट में कोई रीजन है इस लिस्ट में? हाँ, इलीगल कह ले, जो अगेंस्ट लॉ हो। नेक्स्ट, आजम, अच्छा अगर फर्ज कीजिए सारी सिचुएशन यही होती है जी वाले में, फर्क सिर्फ ये होता कि ये जो सलमा है ये आजम की डॉटर होती और ये अनमैरिड होते, फिर ये एग्रीमेंट होता।
क्या फिर ये वैलिड होता? उस सूरत में वैलिड होता, वो एग्रीमेंट टू मैरी होता। क्या चेंज किया दोबारा? अगर आजम कहता, क्या कौन दूसरा बंदा है? दूसरा बाबा। अगर आजम बाबा से कहता आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, मैं आपको 1000 रुपया अदा करूंगा, और उसकी बेटी की अभी शादी ना हुई होती, क्या फिर ये एग्रीमेंट वैलिड होता? फिर ये एग्रीमेंट वैलिड होता, क्योंकि एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज वाइड होता है। जिससे किसी को शादी से रोका जाए वो एग्रीमेंट वैलिड है। जो शादी करने का एग्रीमेंट है वो वाइड नहीं है, वो तो वैलिड है। तो मैंने इस एग्जाम्पल में बस जितना समझा रहा हूं उतना ही, आगे इस एग्जाम्पल को नहीं खींचना। अगर इस एग्जाम्पल को हम के रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, रोका जाए, तो फिर क्या होगा? वाइड। जैसे आप देखें ए वाली एग्जाम्पल में और इस वाली एग्जाम्पल में क्या फर्क है? ये है शादी से रोकने वाली एग्जाम्पल, ये तो टोटली वाइड है। ये है शादी करने का एग्रीमेंट, ये वैलिड होता अगर वो ऑलरेडी मैरिड ना होती तो। ठीक है, ऑलरेडी मैरिड ना होती। नेक्स्ट, एच, आजम एग्रीज विद बाबर टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। इम्पॉसिबल है वाइड। Habib agreed with Arslan that he will buy refrigerator from Arslan for rupees 80,000. If Habib received cash from Sajid in an agreement in which he will discover gold by magic for Sajid. अब ये जो अब अच्छा ये नोट कीजिए, जो साजिद और हबीब का एग्रीमेंट है वो तो वाइड है। किस वजह से? इसमें दो एग्रीमेंट्स का जिक्र है, एक है हबीब और अरसलान के दरमियान में, ये रेफ्रिजरेटर का एग्रीमेंट है। ये अगर सिर्फ यही एग्रीमेंट होता तो ये वैलिड होता। ठीक है, अच्छा अब दूसरा एग्रीमेंट है हबीब और साजिद के दरमियान में, जादू के जरिए से, मैजिक के जरिए से गोल्ड डिस्कवर करने का। अगर सिर्फ यही एग्रीमेंट होता साजिद और हबीब वाला, गोल्ड वाला, मैजिक वाला, तो ये वाइड होता। लेकिन अब उसने दोनों को लिंक कर दिया। रेफ्रिजरेटर का एग्रीमेंट डिपेंड करता है मैजिक के एग्रीमेंट पे, तो बताइए क्या हुआ? दोनों वाइड हो गए। ठीक है, कोलैटरल एग्रीमेंट विच डिपेंड्स ऑन वाइड एग्रीमेंट इज आल्सो वाइड। यानी अगर एक एग्रीमेंट वाइड है तो उसके ऊपर जितने भी एग्रीमेंट्स डिपेंड कर रहे होंगे वो सारे के सारे वाइड हो जाएंगे। ये बात क्लियर है ना आपको? 22 ये क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट 23 की तरफ चलते हैं। Under the provisions of Contract Act 1872, comment on the validity of following agreements. A. Azhar and Mazhar carried on business in a certain locality in Karachi. Azhar promised to stop business in that locality if Mazhar paid him ₹1,000. यहां पे देखें, मजहर उसको 1000 रुपया पे तो कर रहा है बिजनेस रोकने के लिए, लेकिन उसका बिजनेस नहीं खरीद रहा। वो ये नहीं कह रहा कि अपनी दुकान सारी मुझे दे दो, ये दुकान जिस नाम से है ये मुझे ट्रांसफर कर दो और मैं आपको इसके बदले में नहीं। वो कह रहा है दुकान यही रखो, कहीं और चले जाओ, नाम भी यही रखो, मुझे ना तुम्हारा बिजनेस खरीदना है ना इसकी गुडविल खरीदनी है, अपने पास ही रखो, बस पैसे लो थोड़े से और इस लोकेलिटी में काम ना करो। दोनों एग्रीमेंट्स में फर्क है। अगर हम पैसे दे के किसी को कहें कि आपने इस जगह पे काम नहीं करना, ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड है, ये वाइड है, जैसे ये एग्रीमेंट वाइड है। लेकिन अगर इसी को चेंज करके कहता कि उस बिजनेस को खरीदा गया, उसकी गुडविल खरीदी गई है, फिर ये वैलिड, क्योंकि फिर एक्सेप्शन में आ जाता है, फिर वैलिड होता है जी। बिजनेस और गुडविल खरीदना एक ही चीज है। जब बिजनेस को खरीदा जाता है तो इट इंक्लूड्स गुडविल, और जब गुडविल को खरीदा जाता है, ये बिजनेस और गुडविल, बुक में गुडविल की एग्जांपल है। बिजनेस इसलिए कह रहा हूं, बात केस स्टडी में वर्ड बिजनेस यूज कर लेता है, तो आपको पता होना चाहिए गुडविल भी बिजनेस के एसेट का एक हिस्सा है। तो जब कोई बिजनेस खरीदेगा तो गुडविल भी खरीदेगा।
फिर अजहर स्टॉप्ड हिज बिजनेस बट मजहर डिड नॉट पे हिम द प्रॉमिस मनी। क्या मजहर से पैसे निकलवाए जा सकते हैं? क्यों नहीं निकलवाए जा सकते? एग्रीमेंट वॉइड है। बी, अदील सेल हिज बेकरी टू बदर विद गुडविल ऑफ ₹100,000। अब यहां पे देखे बिजनेस को सेल किया उसने गुडविल समेत। एंड एग्रीज नॉट टू ओपन ए बेकरी एनीवेयर इन पाकिस्तान। एग्रीमेंट वैलिड होता अगर ये एनीवेयर इन पाकिस्तान, ये वर्ड है। अच्छा, अब यहां पे मुझे एक सवाल का जवाब, भाई पहले मुझे जो समझाना चाहता हूं वो जो जरूरी चीज है पहले वो समझ ले। आप यकीन कीजिए अगर आप पूरे सेशन में एक सवाल भी ना पूछे, एक सवाल भी ना पूछे, जो मैं बताता हूं एक लफ्ज भी ना किताब के ऊपर लिखे, सिर्फ जो समझा रहा हूं वही समझते जाएं, इंशाल्लाह आसानी से पास हो जाएंगे। क्योंकि जो चीज भी आपको बतानी होती है ना वो किताब में लिखी हुई है और टीचर बता देता है। लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चन इनकरेज मैं जरूर करता हूं, लेकिन कम से कम पहले मुझे जरूर मौका दिया कीजिए। कल भी आपने टाइम जाया किया था, मैं सारे कंसेप्ट एक दफा खोल के आपके सामने रख दूं, फिर आपने जो टाइम जाया करना होगा क्वेश्चन वो पूछ ले, वो कोई पहले। लेकिन मुझे ये इंश्योर करने दे कि मैं सारी चीजें आपको समझा दूं। मुझे ये बताइए कि यहां पे अगर यहां पे ये एग्रीमेंट हुआ भी अदील और बदर के दरमियान में, जब ये एग्रीमेंट कोर्ट में पहुंचेगा, कोर्ट कहेगा भाई ये तो आपने पूरे पाकिस्तान में पाबंदी लगा दी, ये तो वैलिड नहीं है। इस बेस के ऊपर पूरे का पूरा एग्रीमेंट खत्म कर दिया जाएगा और कहा जाएगा एक दूसरे को जो लिया दिया वापस करो। या कि सिर्फ ये जो प्रोविजन, जो हिस्सा लॉ के खिलाफ है, सिर्फ इसको लॉ के मुताबिक किया जाएगा। जो हिस्सा लॉ के खिलाफ है इसको लॉ के मुताबिक, यानी एग्रीमेंट यही रहेगा, प्राइस भी यही रहेगी। फर्क सिर्फ क्या कहा जाएगा, एनीवेयर इन पाकिस्तान नहीं, सिर्फ वो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल जो लोकल लिमिट है, इसमें बिजनेस नहीं कर सकता, किसी और जगह पे बिजनेस कर सकता है। ठीक है, और वो रीजनेबल जो लिमिट है, लोकल लिमिट, वो कितनी रीजनेबल है वो केस टू केस वेरी करता है। ये बात समझ आ गई? अब पूछिए क्वेश्चन। सर लेकिन ऊपर हम वॉइड एग्रीमेंट लिखेंगे ना, क्योंकि अभी तो वॉइड ही है ना। हाँ, आप लिखेंगे बिल्कुल ये एग्रीमेंट वॉइड है, यानी ये जो एग्री किया है उन्होंने, एग्रीमेंट से मुराद पूरा एग्रीमेंट भी होता है और जो उसमें चीजें एग्री की जाती हैं वो भी एग्रीमेंट का हिस्सा ही होती हैं। तो आप कहेंगे ये जो उसने एग्री, ये एग्रीमेंट वॉइड है। क्यों वॉइड है? क्योंकि इसमें जो लोकल लिमिट है वो रीजनेबल नहीं है। क्लियर? और की क्वेश्चन? यहां से की क्वेश्चन था भाई अभी थोड़ी देर पहले। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम सी की तरफ। सलमान सेल हिज बिजनेस ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी इन मुल्तान टू दाऊद एंड प्रोमिसेस दैट फॉर 2 years। याद रखें ये 2-3 साल जो है ना ये रीजनेबल समझे जाते हैं। फॉर 2 years ही विल नॉट डील इन इमिटेशन ज्वेलरी इन मुल्तान। क्या ये? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें एक तो पहला क्वेश्चन, क्या ये सेल ऑफ गुडविल का केस है? बिल्कुल, सेल ऑफ बिजनेस, सेल ऑफ गुडविल का केस है, बिजनेस सेल हो रहा है। दूसरा, क्या रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट के लिए है मुल्तान? बिल्कुल। क्या ये स्पेसिफाइड पीरियड के लिए है? क्या लोकल लिमिट और पीरियड रीजनेबल है? रिस्ट्रिक्शन वैलिड। 3 वर्ड, सिमिलर बिजनेस, लोकल लिमिट, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट विच इज रीजनेबल, और स्पेसिफाइड टाइम पीरियड विच इज रीजनेबल। नेक्स्ट, सी में कोई प्रॉब्लम? डी, शबीर ज्वाइन्स द फर्म ऑफ बशीर एंड मुनीर who deal in spare parts at the Mall Lahore. Shabir agrees that after leaving the firm he will not carry on similar business at the mall for 2 years. Similar business at the mall for 2 years, इसको अंडरलाइन कर लें। इस उसने चंद अल्फाज में आपका पूरा कंसेप्ट समझ दिया है। सिमिलर बिजनेस एट मॉल, लोकल लिमिट फॉर 2 years, स्पेसिफाइड पीरियड जो कि रीजनेबल है। तो क्या रोका जा सकता है शबीर को काम करने से? अब
अगर शबीर वापस आके काम करना शुरू कर दे, रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है इसको। चलिए अब लगे हाथों जो मिस्टेक वाले क्वेश्चंस हैं वो भी निपटा देते हैं। ज्यादा चले, फिर पहले कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, एंड में टाइम मिला तो इसको डिस्कस करने से ऐसे कर लेते हैं। चलिए फ्रेश कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। वाइड एग्रीमेंट्स, वाइड एग्रीमेंट्स की लिस्ट थी, लिस्ट हमने पढ़ ली। इस लिस्ट में 3 एग्जाम्पल्स हमारी डिटेल में डिस्कशन वाली थी। एक एग्रीमेंट इन इंस्टेंट ऑफ ट्रेड, एक एग्रीमेंट इन इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स और एक वेजरिंग एग्रीमेंट। इसमें एग्रीमेंट इन इंस्टेंट ऑफ ट्रेड हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं हम, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग का मतलब क्या है? कानूनी कार्रवाई। देखिए, पाकिस्तान के हर शहरी का हक है कि अगर उसके किसी लीगल राइट की वायलेशन हो, लीगली उसके राइट्स को कोई दूसरी पार्टी इफेक्ट करे, तो वो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखता है। यानी लीगल प्रोसीडिंग का राइट हर सिटीजन के पास है। अगर आप किसी पार्टी के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि वो अपना इस हक को इस्तेमाल नहीं करेगा, तो ये एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। लॉ कहता है हम इस एग्रीमेंट को वाइड करेंगे, वो बंदा अपने लीगल राइट्स को इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मेरा ये आईनी और कानूनी हक है कि जनरल इलेक्शन हो जब भी पाकिस्तान के, मैं उसमें वोट कास्ट करूं। अगर मैं किसी के साथ एग्रीमेंट कर भी लेता हूं कि मैं इस इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं करूंगा और इलेक्शन का दिन आ जाए, क्या मैं वोट कास्ट कर सकता हूं? लेकिन मैं तो एग्री कर चुका हूं कि मैं अपना लीगल राइट यूज नहीं करूंगा। वो एग्रीमेंट वाइड होगा। वो एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वाइड है। यानी हर वो एग्रीमेंट वाइड है जो कि किसी के लीगल राइट्स को इन्फोर्स करने से रोके, वो भी बात। और फिर अगली बात है लिमिट्स द टाइम। कुछ लीगल राइट्स ऐसे होते हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए लॉ ने टाइम बताया हुआ है। जैसे हमारी क्लासिक एग्जांपल जो अक्सर हम क्लास में डिस्कस करते रहते हैं, वो क्या है? लिमिटेशन लॉ। लिमिटेशन लॉ ये कहता है कि अगर आपने डेट रिकवर करना है किसी से, तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या है? 3 है। अगर इसको कम करके 2 साल कर लिया जाए, यानी पार्टीज आपस में एग्री कर ले कि डेट रिकवर कर तो सकते हैं लेकिन सिर्फ 2 साल में, 2 साल के बाद ये डेट टाइम बाउंड हो जाएगा। अब लॉ ने कहा 3 साल बाद होगा। 2 लोगों ने आपस में एग्रीमेंट करके इस टाइम लिमिट को रिड्यूस कर दिया, 3 साल की बजाय 2 साल कर दिया। तो बताइए जो लिमिटेशन लॉ में लिखा हुआ है वो वैलिड रहेगा कि जो पार्टीज ने एग्री किया है? लॉ में लिखा हुआ है। तो जो एग्री किया उसका क्या होगा? वाइड। अच्छा, क्या इसका यह मतलब है कि जो डेट का एग्रीमेंट है वही पूरे का पूरा वाइड, या सिर्फ उसका वो हिस्सा वाइड होगा? हिस्सा वाइड, उसकी बजाय 2 इयर्स की बजाय उसे कानून के मुताबिक कर दिया जाएगा। एग्रीमेंट का जो हिस्सा कानून के खिलाफ है उसे यानी जज के सामने जब ये केस जाएगा तो वो 2 इयर्स को काट के 3 इयर्स कर देगा, बाकी कहेगा पूरा करो कॉन्ट्रैक्ट इसके मुताबिक। तो एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग क्लियर हो गया कि अगर आप एग्रीमेंट के जरिए से किसी को उसका लीगल राइट इस्तेमाल करने से रोके तो एग्रीमेंट वॉइड है। या लीगल राइट इस्तेमाल करने का जो टाइम पीरियड है उसको कम कर दें तो भी एग्रीमेंट वॉइड है। क्लियर जी? अब आगे चले। अब जिस तरह एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड वाइड था, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन भी थे। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड वाइड था ना भाई, इसकी कुछ एक्सेप्शन थी। कितनी एक्सेप्शन थी? 2 के 3। एक सेल ऑफ गुडविल वाली और दूसरा पार्टनरशिप वाली।
हाँ, पार्टनरशिप के आगे फर्दर 2 एग्जांपल थी, एक एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में और एक आउटगोइंग पार्टनर में। ठीक है, तो उस लिहाज से देखे तो 3 बनती है, वरना अगर हेडिंग वाइज देखे तो 2, सेल ऑफ गुडविल वाली और पार्टनरशिप वाली। अब उसी तरह जिस तरह एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड वाइड लेकिन एक्सेप्शन है, उसी तरह एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वाइड लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, और अब हम उन एक्सेप्शंस को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, कि किन सिचुएशन में आप लीगल राइट किसी के उसको भी रोक सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, महदूद कर सकते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से समझती है, क्योंकि आईकैप की फेवरेट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड भी और एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स भी आईकैप की फेवरेट हैं। पहली एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक्सेप्शन बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा? जिन पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। जनरल रूल है एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड, ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा? ये वो सिचुएशन है जिनमें ये वैलिड हो जाएगा एग्रीमेंट। ये सारी एग्जांपल किन एग्रीमेंट्स की हैं? जो वैलिड होंगे। पहली एग्जांपल, रेफर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, यानी फर्ज कीजिए कि मार्केट के अंदर मैं बायर हूं, ये सेलर हैं, हम दोनों हार्लोड मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, लेकिन हम दोनों ताजिर हैं और हम ये चाहते हैं कि अगर कभी डिस्प्यूट राइज होना तो हमें थाने कचहरी के अदालतों के चक्कर ना लगाने पड़े, बल्कि मार्केट के अंदर ही हमारी एक कोई यूनियन हो, कोई तंजीम ऐसी हो जो हमारे मसले मसाइल को हल कर दिया करे, और अक्सर इसी तरह होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं आर्बिट्रेशन। हमने आपस में एग्री कर लिया कि मैं आपसे चीजें खरीदूंगा, एग्रीमेंट कर लिया और एग्रीमेंट में लिख दिया, अगर कभी हमारा डिस्प्यूट हुआ ना तो हमने कोर्ट में केस फाइल नहीं करना, बल्कि आर्बिट्रेटर के पास जाना है। आर्बिट्रेशन की तरफ जाएंगे, कोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे। अब हालांकि हर एक का राइट है कि वो कानून का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन यहां पे हमने क्या एग्री कर लिया कि आर्बिट्रेटर। इसके पीछे मकसद क्या है? ताकि हमारा टाइम भी बचे, हमारी कॉस्ट भी बचे। लॉ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को प्रोटेक्ट करता है। इसकी 2 रीजन है, यानी ऐसे एग्रीमेंट्स को वैलिड। हालांकि इसमें यह तय पाया कि पहले कोर्ट के पास नहीं जाना, कोर्ट के पास नहीं जाना, लेकिन लॉ इसको, इसकी 2 रीजन। पहली रीजन, लॉ ये कहता है कि अगर आप आर्बिट्रेटर के डिसीजन से, यानी सालसी होती है ना, जैसे पंचायत होती है गांव में, ये उसी तरह का तकरीबन सिस्टम है। अगर आप उसके फैसले से मुतमिन नहीं है ना, तो कोर्ट वाला ऑप्शन आपके पास है ही है। बाद में आ सकते हैं, पहले नहीं आ सकते। पहले अपना फैसला आपने आर्बिट्रेटर के पास लेके जाना। लेकिन अगर किसी पार्टी को लगता है कि जी ये इन्फ्लुएंस होकर फैसला किया गया, कोर्ट के पास आ सकता है। इसीलिए इसमें किसी पार्टी के आर्बिट्रेटर के पास चले भी जाएं तो किसी पार्टी के पास साथ जाती होने का खतरा नहीं है, क्योंकि अगर उसे लगता है कि उसका सही फैसला नहीं हुआ, कोर्ट के पास जा सकता। दूसरा, आर्बिट्रेटर की ऑप्शन से हमारा जो कोर्ट सिस्टम है इसके ऊपर बर्डन कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि सारे ना सही, लेकिन बहुत से फैसले ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट हल हो जाते हैं। इसीलिए लॉ ने ऐसे एग्रीमेंट को वैलिड करार दिया कि रेफर डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन। पार्टीज ये एग्री कर सकती हैं कि अगर डिस्प्यूट हुआ तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। हाँ, अगर आर्बिट्रेटर के फैसले से मुतमिन नहीं कोई पार्टी, फिर कोर्ट जाना चाहे बाद में जा सकती है, पहले नहीं। तो लीगल राइट इसमें रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, लेकिन ये क्या प्रोविजन वैलिड है? लीगल है जी, बिल्कुल लीगल है। अगली एग्जांपल, सबमिट आर्बिट्रेशन टू कोर्ट। अच्छा, इसमें भी इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये है स्टार्ट में ही आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे। इसमें क्या है? केस चल रहा है, केस चल रहा है, तारीख पे तारीख पड़ रही है, वकील हर तारीख पे अपनी फीस ले रहा है, हम भी कोर्ट के चक्कर लगा के हम भी थक गए, दूसरी पार्टी भी थक गई। बिलाहिर हमने दोनों ने एग्री किया कि बैठ के ना किसी एक जिम्मेदार बंदे के सामने अपने मसले का हल निकाल देते हैं। कुछ आप फ्लेक्सिबल हों, कुछ हम फ्लेक्सिबल होते हैं, ताकि ये वकीलों से और अदालत से जान छूटे।
तो बाद में अगर केस चल रहा था कोर्ट में, बाद में आर्बिट्रेशन होगी, दोनों पार्टीज के दरमियान में सुलहनामा हो गया, बताइए ये सुलहनामा जब कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है तो कोर्ट क्या कहता है? नहीं अब तो मैं इसका फैसला ही करूंगा। जज ये कहेगा, जज उस केस को क्लोज कर देता है। इसीलिए आप स्टार्ट में अगर आर्बिट्रेशन वाली ऑप्शन की तरफ नहीं गए, लेकिन बाद में केस चलने के बाद आर्बिट्रेशन की ऑप्शन की तरफ गए, तो ये एग्रीमेंट भी वैलिड है। दोनों में फर्क समझ आ गया? ये स्टार्ट में ही आर्बिट्रेशन की तरफ चले गए थे, ये बाद में गए, ये भी वैलिड है। और ये ज़हन में रखिएगा, ये बाद में हमारे सिलेबस में एक आर्बिट्रेशन का टॉपिक है, पहले भी बताया था ना आपको, लास्ट चैप्टर है शायद, चैप्टर कौन सा है? 18। उसमें ये कंसेप्ट दोबारा आएंगे, दोनों कंसेप्ट आएंगे। दूसरे वाला पॉइंट ये है कि कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है और चूंकि लेंथी हो गया, पार्टीज अगर आपस में आर्बिट्रेशन कर लें, जिसे बाज़ औक़ात कहा जाता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, तो अगर वो सेटलमेंट करके आर्बिट्रेशन करके कोर्ट को सबमिट करवा दी जाए डॉक्यूमेंट, तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो लीगल केस वही खत्म हो जाता है, वो लीगल केस वही। अब देखें यहां पे भी रोका गया ना केस को आगे चलने से, क्या रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। हालांकि ये लीगल प्रोसीडिंग्स रिस्ट्रेंड हो रही हैं, लेकिन वैलिड है, लॉ इसको प्रोटेक्ट करता है। थर्ड, नॉट टू फाइल अपील इन अपर कोर्ट। पाकिस्तान का कोर्ट सिस्टम, नॉर्मली दुनिया का जो कोर्ट सिस्टम होता है उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे सबसे पहले सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट में अगर आप फैसले से मुतमिन नहीं है, आप हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट के फैसले से मुतमिन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो एक रिव्यू अपील भी होती है, वो सुप्रीम कोर्ट का ही कोई बेंच वगैरह सुनता है शायद, ये सिस्टम है। लेकिन अगर पार्टी आपस में ये एग्री कर ले कि मेरा आपका सेल परचेज का एग्रीमेंट हो गया, अगर डिस्प्यूट अराइज होता है, ठीक है आप मेरे खिलाफ केस फाइल करें, मैं आपके खिलाफ केस फाइल करूंगा, लेकिन जो सेशन कोर्ट होगी ना, इसका जो फैसला आ गया वही हम मानेंगे। हम हायर कोर्ट में, अपर कोर्ट में अपील फाइल नहीं करेंगे फिर, यानी केस को सिर्फ एक ही दफा अदालत में लेके जाएंगे, जो फैसला आ गया छोटी अदालत की तरफ से वही फाइनल है, अपील आगे ऊपर फाइल नहीं करेंगे। ये एग्रीमेंट भी वैलिड है। इसको कहते हैं नॉट टू फाइल अपील इन अपर कोर्ट। ये समझ आया कि अपील, इसमें भी देखें केस जा जरूर रहा है, लेकिन हमने कहा जी एक पहली अदालत ने जो फैसला दे दिया बस खत्म, उसके बाद ऊपर हमने नहीं जाना, ताकि हमारा टाइम बचे, कॉस्ट बचे। ये भी कर सकते हैं। हालांकि बज़ाहिर देखा जाए तो इसमें भी लीगल प्रोसीडिंग्स को रोका जा रहा है, लेकिन लॉ ऐसे कहता है ये वैलिड है। जी भाई मेरी एक रिक्वेस्ट मानेंगे, मुझे कंसेप्ट पूरा करने दिया करें, वरना कल भी रह गया था, आज फिर रह जाएगा और कंसेप्ट पूरा, मैं एक दफा उसे किसी लाइन पे लगा लूं ना, फिर आप जितने मर्जी सवाल पूछा करें मेरे भाई। नेक्स्ट, चूज एनी कोर्ट ऑफ लॉ बिटवीन इक्वली कॉम्पिटेंट कोर्ट्स। फर्स्ट कीजिए, सैमसंग मोबाइल बेचता है, सैमसंग कंपनी, उनका हेड ऑफिस कराची में है, लेकिन उनके मोबाइल यहां लाहौर में भी सेल होते हैं। अब लाहौर में एक बायर ने मोबाइल खरीद लिया, सेलर बैठा है कराची में, बायर है लाहौर में, मोबाइल में डिफेक्ट निकल आया, सेलर कह रहा है बायर का कसूर है, बायर कह रहा है सेलर का कसूर है, डिस्प्यूट अराइज हो गया। ये केस किस शहर में फाइल किया जा सकता है? अच्छा, वैसे तो कराची किसी में भी कर सकते हैं, दोनों कॉम्पिटेंट है। लाहौर का सेशन कोर्ट भी उतना ही कॉम्पिटेंट है, उसमें भी उतना ही इंसाफ होता है जितना कि कराची के कोर्ट्स में इंसाफ होता है। इक्वली कॉम्पिटेंट है ना? क्या पार्टीज आपस में एग्री करके ये कह सकती हैं कि अगर डिस्प्यूट हुआ तो केस सिर्फ और सिर्फ कराची में या सिर्फ लाहौर में फाइल होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। तो पार्टीज ने आपस में एग्री कर लिया। अब मोबाइल की टर्म एंड कंडीशन में लिखा था कि मोबाइल इस शर्त पे भेजा जा रहा है कि अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे कोई केस करना हुआ तो वो किस कोर्ट ऑफ लॉ? वो सिर्फ कराची की कोर्ट्स में।
केस फाइल किया जा सकता है। तो क्या ये, अब देखिए इसमें हमने बायर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो लाहौर की कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता। क्या ये एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं है? है, लेकिन लॉ इसको प्रोटेक्ट करता है, ये वैलिड है। तो ये 4 एग्जाम्पल हमारे पास हो गए जो कि एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स की है। पहली एग्जाम्पल कौन सी? आर्बिट्रेशन, रेफर करना आर्बिट्रेशन। दूसरा सबमिट करना कोर्ट। थर्ड नॉट टू फाइल अपील इन अपर कोर्ट। और फोर्थ चूज एनी कोर्ट ऑफ लॉ बिटवीन 2 इक्वली कॉम्पिटेंट कोर्ट्स। यहां तक क्लियर हो गया? अब कोई क्वेश्चन है तो पूछिए मेरे भाई। चेक पॉइंट आ गया जी। क्या आपस में वो ये तय कर सकते हैं कि आर्बिट्रेटर से भी आगे बात नहीं? अगर तय कर लेते हैं तो फिर लीगल, फिर हो सकता है कि सिर्फ आर्बिट्रेटर फैसला करेगा, आर्बिट्रेटर के फैसले को हम किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे। बिल्कुल कर सकते। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा वेजरिंग। ये एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग क्लियर हो गया। याद रखिए इंस्टेंट ऑफ ट्रेड की 2 एक्सेप्शन थी, इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग की 4 एक्सेप्शन। अब वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट किस एग्रीमेंट को कहते हैं? जो जुए का एग्रीमेंट है, ये जुआ एग्रीमेंट। हाँ, फॉर एग्जाम्पल भाई आज बारिश हुई तो मैं आपको पैसे दूंगा, ना बारिश हुई तो आप पैसे दीजिएगा। आज अगर पाकिस्तान की टीम जीती तो मैं आपको पैसे दूंगा, ना जीती आप पैसे दीजिए। तो ये एग्रीमेंट्स जो होते हैं ये वेजरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, जुए के एग्रीमेंट। और ये तो आपको पता है कि जुए के एग्रीमेंट्स वॉइड है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शन समझ लीजिएगा। कौन से एग्रीमेंट जो बज़ाहिर लगते हैं जुआ है, असल में जुआ नहीं है। ये ध्यान से सुन लीजिएगा। अब मैं आपको बताने लगा वो एग्रीमेंट्स जो बज़ाहिर जुआ लगते हैं लेकिन असल में जुआ वेजरिंग एग्रीमेंट है नहीं। पहला, प्राइज कंपटीशन इन्वॉल्विंग गेम ऑफ स्किल। जैसे बाज़-औक़ात वो न्यूज़पेपर में आता है कि ये क्विज है, इसको कंप्लीट कीजिए, जो कंप्लीट करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। ठीक है, अखबार में से आता है, आपने कभी देखा हुआ है, वो बॉक्सेस बने होते हैं और फिल करना होता है। अगर आप उस क्विज को फिल करें तो चांस होता है वो अगर 1000 इन्होंने इनाम देने और 2500 फॉर्म आ गए हैं जिन्होंने ठीक फिल किया है, तो फिर कुरानंदाजी होती है। क्या ये कुरानंदाजी करके इनाम देना ये जुआ है? नहीं, क्योंकि ये गेम ऑफ स्किल है। ये उनको उनकी स्किल की वजह से, उनके इंटेलिजेंस की वजह से प्राइज दिया जा रहा है। ये जो प्राइज गेम ऑफ स्किल की बेस पे दिए जाते हैं, इन कंपटीशन में अगर कोई विन करता है वो जुआ नहीं है। इसी तरह अगर फर्ज कीजिए 2 एग्जांपल्स दे रहा हूं, दोनों मिलती जुलती हैं, एक में वेजरिंग एग्रीमेंट है, एक में नहीं। अब आपने खुद गाइड करना है किस में वेजरिंग एग्रीमेंट है, किस में नहीं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम का मैच चल रहा है, हम दोनों मैच देख रहे हैं। हमने एक दूसरे से कहा अगर पाकिस्तान मैच जीता मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, अगर न्यूजीलैंड मैच जीता तुम मुझे 10,000 देना। ये वेजरिंग एग्रीमेंट। अच्छा, अब सुने, जो मैच की इंतजामिया है पीसीबी, उसने ये अनाउंस किया कि जो टीम मैच जीतेगी उसको 10 लाख रुपया दिया जाएगा और जो हारेगी उसको 5 लाख दिया जाएगा। ये वेजरिंग नहीं है, क्योंकि ये गेम ऑफ स्किल है और इसमें पार्टीज का रियल इंटरेस्ट है। असल लफ्ज जो आपने कंसेप्ट यहां से सीखना है वो सीखना है रियल इंटरेस्ट। जब 2 लोग आपस में मैच खेल रहे हों और किसी को जीतने या हारने पे प्राइज मिले, वो उनका रियल इंटरेस्ट है। लेकिन जो बाहर बैठे लोग देख रहे होते हैं मैच को, उनका रियल इंटरेस्ट नहीं है मैच में। तो जिसका रियल इंटरेस्ट हो उसको अगर प्राइज मिले तो वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होता, और जिनका रियल इंटरेस्ट नहीं है वो वेजरिंग एग्रीमेंट। इसकी एक और एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल, आपने इस एग्जांपल में ये बताना है क्या ये वेजरिंग एग्रीमेंट है कि नहीं। कराची में एक ताजिर ने एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया
इंश्योरेंस कंपनी ने एग्रीमेंट क्या किया, आपका चाइना से बहरी जहाज सामान लेके आ रहा है कराची पोर्ट के ऊपर, अगर ये रास्ते में डूब गया हम आपको 50 लाख रुपया अदा करेंगे, अगर रास्ते में नहीं डूबा तो आपने हमें 50,000 प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम अदा करना है। क्या ये एग्रीमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट है? ये वेजरिंग क्यों नहीं है? इसमें पार्टी का रियल इंटरेस्ट है, रियल इंटरेस्ट है, वो ट्रेड कर रहा है। तो जब पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट में रियल, यानी जो पार्टीज आपस में कंपटीशन कर रही हैं वही उन्हीं को प्राइज मिल रहा है, तो वो गेम ऑफ स्किल है फॉर एग्जांपल, उसकी वजह से एग्रीमेंट वाइड, वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होगा। अब बाहरी एग्जांपल जिसको अक्सर स्टूडेंट गलत इंटरप्रेट करते हैं बाज़ औक़ात, वो है विनर ऑफ हॉर्स रेस। हॉर्स रेस, ये जो घोड़ों की रेस लगती है, रेस कोर्स, घोड़ों के जो घोड़ा जीता उसे इनाम मिलेगा। अब इसमें ना दो तरह की डीलिंग हो रही होती है। एक ये कि जो घोड़ों की रेस होगी, जो रेस जीता उस बंदे को इनाम मिलेगा या प्राइज मिलेगा 500 से ज्यादा का कोई भी, वो 5 लाख भी हो, 500 तो यार अब ना होने के बराबर है वैल्यू, नॉर्मली वो अब ज्यादा, पुराने जमाने में शायद 1872 में 500 रुपया बड़ी चीज होती होगी, लेकिन अब 500 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है। तो उसने कहा 500 से ऊपर की कोई भी अमाउंट अगर आप रख लें, उसमें अगर आप ये अमाउंट देते हैं विनर ऑफ द रेस को इनाम के तौर पे क्योंकि वो जीता, तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन अगर किसी एक घोड़े के जीतने या हारने पे जो व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स देखने वाले, वो एक दूसरे को पैसे दे या वसूल करे, वो वेजरिंग एग्रीमेंट है। यहां पे देखें, वो विजिटर्स को प्राइज देने की बात कर रहा है कि विनर को प्राइज देने की बात, विनर को। तो अगर ये 5 लाख का प्राइस है तो क्या ये वेजरिंग एग्रीमेंट होगा? नहीं होगा। तो बेसिक कंसेप्ट क्या, वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन में क्या सीखा हमने कि 2 एग्जांपल ऐसी हैं जिनमें वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड, एक तो कंपटीशन वाली एग्जांपल और एक विनर ऑफ हॉर्स रेस। विनर ऑफ ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होंगे। फिर से बता दे कौन से वाले वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होंगे? गेम ऑफ स्किल्स या जो कंपटीशंस होते हैं उनमें, और प्लस विनर ऑफ हॉर्स रेस, ये वेजरिंग नहीं है, वैलिड है। इफेक्ट ऑफ अनलॉफुल या इलीगल एग्रीमेंट। अनलॉफुल या इलीगल एग्रीमेंट। पहला, इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। ये तो हमें भी पता वॉइड है, ये तो हमने उसी वक्त सीख लिया था जब हमने वाइड एग्रीमेंट्स की लिस्ट पढ़ी थी। तो वाइड एग्रीमेंट्स की लिस्ट में एक एग्जांपल थी इलीगल एग्रीमेंट, तो वहां इलीगल एग्रीमेंट्स आर वाइड, वहां पे सीख लिया था। ये क्लियर? अच्छा, कहता है अगर जिस वक्त एग्रीमेंट कर रहे हैं उस वक्त इलीगल है तो भी वाइड, अगर उस वक्त कोई चीज लीगल थी बाद में इलीगल हुई तो भी वाइड, वेदर इनिशियली और सब्सिक्वेंटली। ये बात समझ आ गई? इलीगल एग्रीमेंट वॉइड पहले ही पढ़ लिया था हमने। दूसरी बात, जो इस इलीगल एग्रीमेंट्स पे कोलैटरल एग्रीमेंट होंगे वो भी वॉइड, वो भी, चाहे ये वाला कोलैटरल एग्रीमेंट इन इटसेल्फ लीगल क्यों ना हो। ठीक है, जब मैंने शायद पहले भी एग्जांपल दी थी, भाईजान मेरे से उधार लेने के लिए आए और मैंने इनको 1 लाख रुपया उधार दे दिया, ये एग्रीमेंट वैलिड है कि वॉइड? इन्होंने एग्री किया महीने बाद पे कर देंगे, वैलिड है। अच्छा, अब सुनिए, इन्होंने एग्रीमेंट किया इस पार्टी के साथ कि जी ये किसी तीसरे पर्सन को जानी नुकसान पहुंचाएंगे। अब ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइड, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, एग्रीमेंट करेंगे, वॉइड है। अच्छा, अब इन्होंने एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन ये कह रहे हैं यार वो नुकसान पहुंचाने के लिए कोई खंजर, कोई तलवार, कोई पिस्टल वगैरह कोई चीज तो चाहिए, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अब मुझे जो पैसे मिलने हैं वो बाद में मिलने हैं, तो मैं क्या करूं? ये मेरे पास आए और कहने लगे सर जी मुझे जरा 25,000 रुपये दे दीजिए। अच्छा, उधार। मैंने कहा कब वापस करोगे? कहने लगा सर हफ्ते में वापस हो जाएंगे पैसे।
मैंने, अच्छा अब इसमें गौर से सुनिए, अगर तो मुझे नहीं पता कुछ और मैंने इनको पैसे दे दिए तो मेरा एग्रीमेंट अलहदा समझा जाएगा, कोलैटरल नहीं समझा जाएगा, ये एग्रीमेंट वैलिड है। लेकिन अगर मैं इनसे पूछता हूं भाई किस लिए खरीदो, क्या सर कुछ नहीं, मैं छोटा सा काम है, ये बाजार से खंजर तलवार लेके आऊंगा, इसका भाई का सर उड़ाऊंगा, पैसे मिल जाएंगे वापस। अब मुझे पता चल गया कि मेरा और इसका जो एग्रीमेंट है लोन देने का, जो नॉर्मली लीगल होता है, ये कोलैटरल है, ये डिपेंड कर रहा है एक दूसरे इलीगल एग्रीमेंट पे। तो ये वाला एग्रीमेंट क्या होगा, ये भी लॉ का, इसको भी इलीगल समझेंगे। बात समझ आई? ये वो हबीब वाला क्वेश्चन आ गया कि रेफ्रिजरेटर बेचना नॉर्मली लीगल है, लेकिन उसको जब किसी दूसरे इलीगल या वाइड एग्रीमेंट पे बेस कर दिया तो ये भी वाइड हो जाए। हमने कहा भाई ये भी हमने पढ़ लिया था, कोई नई चीज तो सिखाओ। ये कोलैटरल एग्रीमेंट्स वाइड है, ये भी पढ़ लिया था ना, ये भी पढ़। तीसरी चीज, नो रेमेडी इज अलाउड। देखिए नॉर्मल केसेस में अगर वाइड एग्रीमेंट हो ना, बाकी जो केसेस हैं उनमें जब एग्रीमेंट वाइड होता है तो पैसे एक दूसरे को वापस दे दिए जाते हैं, पैसे एक दूसरे को वापस। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट होगा, जो क्राइम है, ये एग्रीमेंट भी वाइड, और अगर बंदा पैसे लेके भाग गया तो उसके खिलाफ रेमेडी भी कोई नहीं है। जैसे फर्ज कीजिए इन भाईजान ने इनको 1 लाख रुपया दिया, उन्होंने कहा ये लो सुपारी, इस भाई की सुपारी दे दी 1 लाख रुपया। अब ये पैसे लेके निकल गए, क्या इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाया जा सकता है? क्यों? इलीगल है। अच्छा ये सिंपल वाइड है कि इलीगल है? इलीगल है, क्रिमिनल है। अब ये कहते हैं अच्छा चल भाई ये एग्रीमेंट वाइड है ना, चल छोड़, मेरा इरादा बदल गया, मेरे पैसे तो मुझे वापस कर दो। क्या ये पैसे भी रिकवर कर नहीं करवा? सिंपल वाइड एग्रीमेंट होता ना तो फिर पैसे, जैसे अगर ये कहते हैं कि भाई ये एडवांस ले लो, मुझे ना शुगर बेच देना, और गवर्नमेंट अगर बैन कर दे कि प्राइवेट पार्टी शुगर सेल परचेज नहीं कर सकती, तो ये भी एग्रीमेंट वाइड हो गया, लेकिन इसके पैसे वापस मिलेंगे। ये एग्रीमेंट वाइड तो है, इलीगल, क्रिमिनल नहीं है। लेकिन अगर क्रिमिनल एग्रीमेंट करते हैं, याद रखिए, तो फिर उस सूरत में रेमेडी भी अवेलेबल नहीं है। रेमेडी भी, लॉ का एक बड़ा अच्छा सेंटेंस था, एक जगह मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था हमारा, आपने अक्सर सुना होगा कानून का दरवाजा खटखटाएं, कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कानून का दरवाजा सिर्फ वो खटखटाए जिसके हाथ साफ है, जिसके हाथ साफ, जिसके हाथ साफ नहीं है वो कानून का दरवाजा ना, यानी जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल एग्रीमेंट करके आ गए, इसको दरवाजा गंदा करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। भाई वेजरिंग एग्रीमेंट समझ आ गया, इफेक्ट्स भी समझ आ गए, ठीक है। अच्छा ये वाले 2 पॉइंट्स तो नॉर्मल वाइड एग्रीमेंट्स के भी होते हैं। फर्क, नया पॉइंट आपने वेजरिंग में क्या सीखा? नो रेमेडी इज अवेलेबल, ठीक है। अच्छा अब आगे लास्ट पॉइंट हमारा, ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इतना ज्यादा भी इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन बहरहाल इंटरेस्टिंग। आपको पता है माइनर को अगर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाई की जाए, क्या उससे पैसे रिकवर करवाए जा सकते? बिल्कुल, रीजनेबल प्राइस रिकवर करवाई जा सकती। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये माइनर, बाई फर्ज कीजिए माइनर बैठे हुए परेशान। मैंने कहा परेशान क्यों बैठे हो? कहते हैं बस क्या करें, परसों मैच था पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, तो मैंने तो जुआ लगा दिया कि न्यूजीलैंड की टीम जीतेगी, 10,000 रुपया, और शर्त हार गया हूं। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, और जिसके साथ शर्त लगाई थी वो गैर कानूनी कार्रवाई का इरादा रखता है, तो मैं तो बहुत परेशान हूं। वो आके मारेगा मुझे, डंडे छोटे मारे, मैं बहुत परेशान हूं। हमने कहा अच्छा परेशान ना हो, हम क्या करते हैं, हम आपको ये, अब आपके लिए तो बड़ा जरूरी हो गया कि आपको 10,000 रुपये दिए जाए,
हम ये जो जुए पे रकम हारी है उस बंदे को हम पैसे दे देते हैं इस माइनर को बचाने के लिए। क्या हम माइनर से पैसे अब लीगली रिकवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लॉ कहता है बाकी की चीजें तो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं, जुआ नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं है। अब जरा पढ़िए, अब जरा, अगर कोई माइनर का गार्डियन है, ये पहली एग्जांपल है, ये दूसरी एग्जांपल। पहले मैं पहली एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दूं। अगर कोई माइनर का गार्डियन है और वो पेमेंट करता है, किसकी पेमेंट करता है? वेजरिंग एग्रीमेंट जो माइनर ने किया है उसकी पेमेंट करता है, क्या गार्डियन को पैसे वापस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ये लॉ ने कह दिया, ये प्रोविजन ऐसे बनी, गार्डियन ऑफ माइनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर। उसके कोई रिकवर नहीं कर सकता। क्या रिकवर नहीं कर सकता? पैसे। कौन से? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ वाले? नहीं, वो कर सकता है, वो कर सकता है। कौन से नहीं कर सकता? वेजरिंग एग्रीमेंट वाले नहीं कर सकता। इसी तरह रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज, ठीक है, बंदे ने जुआ लगा लिया, ठीक है, और हार गया। अब पैसे उसके पास इतने हैं नहीं कि फौरी तौर पे पेमेंट करे। प्रॉपर्टी वगैरह थोड़ी बहुत है, गाड़ी शाड़ी, लेकिन फौरी तौर पे पेमेंट करने के लिए कोई नहीं है। टेंशन में आके उसने फंदा लगा लिया, खुदकुशी कर ली। अब उसके जो वाली वारसान थे वो घर में बैठे हैं, लेकिन वो जिसने जुए के पैसे लेने थे वो घर में पहुंच गया, कहने लगा भाईजान मुझे तो पैसे दीजिए। अब जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कीजिए, कफन दफन का इंतजाम तो करो। उन्होंने कहा कफन दफन बाद में करते रहना, मुझे मेरे पैसे दो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने पेमेंट कर दी। क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव अब उस जिसकी डेथ हुई है उसकी प्रॉपर्टी से पैसे रिकवर करवा सकते हैं? अगर तो आम कोई डेट दिया होता ना उस पर्सन को जिसकी डेथ हो गई है, कोई आम डेट, वो उसकी प्रॉपर्टी से निकलाया जा सकता है। आपको पता है वो लायबिलिटी होती है। लेकिन अगर जुए के पैसे अदा किए उसके बिहाफ पे, तो वही रूल जो माइनर के साथ था वही रूल डिसीज पर्सन के साथ भी अप्लाई होगा कि इसके भी पैसे रिकवर नहीं हो सकते। इसीलिए याद रखें, किसी को उधार देने लगे तो पूछ लें उससे, भाई ये कोई जुए की रकम तो नहीं है जो तुम हारे हुए हो? अगर आप जो पैसे दे रहे हैं वो इस्तेमाल होंगे वेजरिंग एग्रीमेंट में तो फिर रिकवर नहीं होने। ये वेजरिंग वाली बात समझ आए? माइनर की एग्जांपल समझ आई? डिसेज्ड पर्सन की एग्जांपल समझ आए? अब हम मिस्टेक वाले केस स्टडीज कर लें। अच्छा चलें, ठीक है, कोई बात। आज आपने तसल्ली के साथ लेक्चर सुना, ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं की, तो आपने मेरी बात मानी, मैं आपकी बात मानी। ऐसा लेक्चर कोई बात नहीं, क्लास खत्म हो गई थी। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।